गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ इंटेंसिव केयर नर्सेज इन इंट्यूबेशन। ठीक है। सो इसमें बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि हमारा क्या रोल होता है। इसमें हम देखेंगे कि सुपाइन पोजीशन में हमने हमेशा पेशेंट को रखना है जब भी इंट्यूबेशन हो रही होगी। ठीक है। उसके अलावा जब भी हम पेशेंट को इंट्यूबेट कर लेंगे उसके बाद हमने हेड एंड के वाली वेट करना है 30 to 45 डिग्रीज़ पे। लेकिन सर्जरीज़ के टाइम पे हम हेड एंड एलिवेट इसलिए नहीं करते बिकॉज पेशेंट इज़ ऑलरेडी एट NPO। तो पेशेंट ने पहले से ही कुछ नहीं खाया हुआ, तो ना हम उसे कुछ दे रहे हैं खाने के लिए। लेकिन जब भी हम इंट्यूबेशन होगा उस दौरान हम ओरल फीडिंग नहीं करेंगे, हम हमेशा NG फीडिंग करेंगे। NG फीडिंग भी तब करेंगे जब हेड एंड एलिवेट होगा, और बाकी IV फीडिंग्स होती हैं। उसके अलावा इंडिकेशंस क्या है इंट्यूबेशन की, कि रेस्पिरेटरी रेट इज़ नॉर्मल 16 to 20। ओके, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज़ 16 to 20। तो जब उसका रेस्पिरेटरी रेट 8 से कम होगा और 30 से ज़्यादा हो जाएगा, या मिनिमम या मैक्सिमम 8 से कम या 30 से ज़्यादा, तो हम उसको इंट्यूबेट करेंगे। उसके अलावा अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो कि नॉर्मल 75 से ज़्यादा होना चाहिए, अगर वो 55 से कम हो जाएगा तो हम उसको इंट्यूबेट करेंगे। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए, 55 से ज़्यादा हो जाए, तो भी हम उनको इंट्यूबेट करेंगे। ठीक है। उसके बाद इंट्यूबेशन की कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, लाइक टंग का पैरालिसिस हो सकता है, माउथ में अल्सर्स हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं इंट्यूबेशन में माउथ केयर ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है। पैरालिसिस ऑफ वोकल कॉर्ड्स हो सकता है, नेक्रोसिस ऑफ ट्रैकिया हो सकता है। ठीक है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं इंट्यूबेशन की। इंट्यूबेशन के रूट्स में आ जाता है ओरोट्रैकियल, नाजोट्रैकियल एंड ट्रैकियोटॉमीज। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि इंट्यूबेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो सबसे पहले क्रैश कार्ट ज़रूर होना चाहिए। इंट्यूबेशन जब भी हम कर रहे हैं तो पास क्रैश कार्ट होना चाहिए। एयरवे मैनेजमेंट के लिए ओरोफेरेंजियल एयरवे या नाजोफेरेंजियल या ओरल एयरवेज होना मस्ट है। ठीक है। ऑलमोस्ट हम अडल्ट्स में 4 नंबर का ओरल एयरवे लगाते हैं, रेड कलर का होता है वो। ठीक है। फिर मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए। मॉनिटरिंग इक्विपमेंट्स में आ जाता है कार्डिक मॉनिटर्स आ सकते हैं, SpO2 प्रोब, NIBP टेम्परेचर प्रोब, ये सारे इक्विपमेंट्स होने मस्ट हैं। उसके अलावा लेरेंजोस्कोप आ सकता है। लेरेंजोस्कोप को ना हमने जब भी पेशेंट में डालना है हमने 90 डिग्री पे एलिवेट करना है, उसे फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं मूव करना। ठीक है। और लेरेंजोस्कोप में भी 2 टाइप्स होती हैं, मैक एंड मिलर। मैक इज़ कर्व्ड वन एंड मिलर इज़ स्ट्रेट वन, एंड मोस्टली वी यूज़ मैक। उसके बाद ग्लाइड स्कोप या वीडियो लेरेंजोस्कोप इज़ बेसिकली दिस इज़ फॉर द पेशेंट्स जिनका व्यू अच्छा नहीं होता। फॉर एग्जांपल मुझे आज भी याद है, एक लड़की थी जिसकी नेक बर्न थी और नेक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी थी। उसके लिए हमने वीडियो लेरेंजोस्कोप यूज़ किया था। उसके बाद ETT ट्यूब डेफिनेटली ये होना मस्ट है, और इसके मल्टीपल साइजेस आते हैं। इसके साथ सिरिंज भी होनी चाहिए 10 ml की, 5 ml to 10 ml की सिरिंज होनी चाहिए, जिसमें हम मोस्टली 10 ml की सिरिंज होनी चाहिए, जिसमें हमने 5 cc एयर फिल करके पहले से ही देख लेना है कि उसका कफ सही है या नहीं। और जैसे ही वो ट्यूब इंसर्ट होगी उसके बाद हमने उस कफ को इन्फ्लेट करना है एयर से। उसके बाद स्टाइलेट होना चाहिए। स्टाइलेट इज़ बेसिकली फ्लेक्सिबल रिजिड मटेरियल जो कि हम यूज़ करते हैं ETT ट्यूब को इंसर्ट करने के लिए, अक्सर करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमेशा करें, बट मोस्टली एंड समटाइम्स वी यूज़। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर होता है जो कि डिटेक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड पेशेंट की बॉडी से आउट हो भी रही है कि नहीं। और इसके कलर चेंज से हमें पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कमिंग आउट ऑफ द बॉडी। उसके बाद बोगी होना चाहिए। बोगी इज़ अ गाइड वायर, और वेंटिलेटर होना चाहिए। हमारे पास मास्क होने चाहिए, ऑक्सीजन मास्क या लेरेंजियल मास्क। सक्शन होनी चाहिए। IV पंप जिसमें सिरिंज पंप या इन्फ्यूजन पंप होना चाहिए। एम्ब्रो बैग भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स में, इक्विपमेंट्स में होना चाहिए। और फ्लूइड्स भी होने चाहिए बोलस के लिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास मस्ट होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें ना प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर तो हमारे पास सुपाइन पोजीशन में ही होना चाहिए। और हाँ, एक और बात कि जब पेशेंट्स को हम इंट्यूबेट कर रहे थे, स्पेशली इन द ऑपरेशन थिएटर्स, तो पेशेंट्स NPO होते हैं और बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है उन्हें।
तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप उनको एयर दें या ऑक्सीजन लगाएं तो ह्यूमिडिफायर चैम्बर से आप उनको एयर प्रोवाइड करें, क्योंकि वो पहले से ही उनकी इतनी ड्राइनेस होती है फेस पे, तो वो ड्राइनेस से प्रिवेंट करना है हमने, ठीक है। उसके बाद हमने ये फीडिंग का तो मैंने आपको बता दिया कि हमने कभी भी उन्हें फीड नहीं करना, हमने कभी भी उन्हें फीड नहीं करना, ओरल फीडिंग नहीं देनी, एंडोट्रैकियल ट्यूब होगी, हमने हमेशा उन्हें एनजी ट्यूब या फिर तो आईवी ट्यूब से देना है, ठीक है। और माउथ केयर हमने प्रोवाइड करनी है टू आर्ली, क्योंकि माउथ अल्सर्स हो जाते हैं। हेड एंड एलिवेशन रखना है एस्पिरेशन से प्रिवेंट करने के लिए, और 100% ऑक्सीजनेशन देनी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एज अ नर्स आपका क्या रोल है, जब डॉक्टर इंट्यूबेट कर रहा होगा तो आपका क्या रोल है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मेडिकेशंस को पुश करना है और ऑब्ज़र्व करना है और मॉनिटर करना है पेशेंट को इंट्यूबेशन के दौरान, ठीक है। आपने मेडिकेशन को पुश करना है, डॉक्टर को ऑब्ज़र्व करना है। उसमें क्या होता है कि उसके अलावा जब डॉक्टर इंट्यूबेट कर रहा होगा तो उसे वाइटल्स नहीं नज़र आ रहे, ठीक है। और इंट्यूबेशन से पहले पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट कर दिया जाता है, ठीक है। अब जब हाइपर ऑक्सीजनेट करने के बाद उससे ऑक्सीजन रिमूव की जाएगी तो इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल प्रोसेस और एक सेंसिटिव सा प्रोसेस होगा। तो आपने वाइटल्स को मॉनिटर करना है और वाइटल्स को कॉल आउट वाइटल्स टू बी लाइड, एंड इस दौरान हमने SpO2 को भी मॉनिटर करना है, ECG टैकीकार्डिया, BP, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करना है, ठीक है। और पीरियोडिकली हमने वाइटल्स को लाउड आउट बोलना है, ठीक है। और हाँ, इस दौरान डेफिनेटली पेशेंट का ब्रीथिंग नहीं होगी प्रॉपर और मॉनिटर अलार्म इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हमने अलार्म को साइलेंस कर देना है, ठीक है। और अगर कोई भी थिंग हमें सही नहीं लग रही तो हमने बोलना है कि ये चीज़ सही नहीं लग रही, बिकॉज जो एनेस्थेटिक होगा वो इंट्यूबेशन में बिज़ी होगा, ठीक है। और जब इंट्यूबेशन कंप्लीट हो जाएगी तो हमने 5 to 10 ml एयर लेनी है और उसे फिल कर देना है, कफ इन्फ्लेट कर देना है। उसके बाद हमने कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर को अटैच करना है और कुछ अच्छी ब्रेथ्स को हमने देखना है कि पेशेंट इजीली ब्रीथ कर रहा है कि नहीं। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर जो है ना वो अपना कलर चेंज कर लेगा, पहले वो पर्पल था अब वो येलो की तरफ चला जाएगा, ठीक है। जब तो इसका मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर कलर चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब ETT इसोफेगस में है, ठीक है। और हमने फिर उसके बाद ऑस्कल्टेट करना है कि जो ब्रीथिंग साउंड्स हैं वो बायलेटरल होनी चाहिए और बायलेटरल चेस्ट राइज एंड फॉल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ETT ट्यूब एक साइड पे लंग, फॉर एग्जांपल ये ट्रैकिया है और यहाँ पे राइट साइड का ब्रोंकाई है और यहाँ पे थोड़ा लेफ़्ट है, तो जो राइट है ना वो थोड़ा नीचे करके होता है, तो ऐसा भी हो सकता है ETT ट्यूब राइट साइड पे चली जाए और एक साइड की चेस्ट इन्फ्लेट कर रही हो या डिफ्लेट कर रही हो, तो ये इस कंडीशन में पेशेंट की राइट साइड फॉल और राइज तो करेगी चेस्ट की, बट लेफ़्ट साइड जो है लंग्स की उस पर इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और वो लंग्स क्योंकि ETT इज़ ऑन द राइट साइड, तो हमने देखना है कि दोनों साइड्स इक्वली राइज एंड फॉल करनी चाहिए। उसके बाद हमने ETT की लेंथ को मेजर करना है टीथ से लेफ्ट से नहीं मेजर करना। और ETT ये कोराइना होता है, ये प्लेस होती है ना जहाँ पे 2 सेंटीमीटर अबव द कोराइना, ये कोराइना प्लेस होती है। ब्रोंकाई, दोनों ब्रोंकाई और ट्रैकिया, जहाँ पे ये वाली जो जगह होती है ना ये कोराइना होती है। कोराइना से 2 सेंटीमीटर अबव होना चाहिए ETT ट्यूब, ताकि दोनों ही साइड ऑफ लंग्स को प्रॉपर एयर मिल सके, ठीक है, ऑक्सीजन मिल सके। उसके बाद हम रैपिड इंट्यूबेशन सीक्वेंस में हम ये देखेंगे कि कोराइड प्रेशर हमने अप्लाई करना है, जिसे सेलिक मैन्योर भी कहते हैं। सेलिक मैन्योर हमने जो कोराइड ट्रैकिया में कोराइड वो होता है, एक कार्टिलेज होता है, उस पर हमने प्रेशर अप्लाई करना है। और उस बैकवर्ड अपवर्ड हमने प्रेशर कैसे अप्लाई करना है, बैकवर्ड अपवर्ड एंड राइटवर्ड प्रेशर अप्लाई करना है। तो उसके लिए एक सिनोनिम है बर्प, बैकवर्ड अपवर्ड राइट प्रेशर अप्लाई करना है। इससे क्या होगा कि
ओसोफिगस जो है ना वो उस पर प्रेशर जाएगा और ओसोफिगस बंद हो जाएगा और ट्रैकिया ओपन रहेगा. सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल मैनर जिससे ईटीटी ट्यूब प्रॉपर्ली ट्रैकिया में जाएगी और ओसोफिगस में नहीं जाएगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्यूबेशन और हमारे रूल्स इंट्यूबेशन में क्या है. सो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.